वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी फ्रेंड्स। मैं अमरजीत एक बार फिर से हाजिर हूं विद सम स्विंग स्टॉक्स विच यू कैन कीप ऑन योर रेडार फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक और मंथ्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने वीडियोस सीरीज में हमेशा एक रॉकेट स्टॉक डिस्कस करते हैं जो कि हमने पिछले कुछ महीने पहले बताए होते हैं और उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। साथ ही साथ जो पिछले वीक हमने जो स्टॉक डिस्कस किए थे उनमें देखते हैं कि हमारी एंट्री बनी या नहीं बनी। ठीक है, क्योंकि हम स्विंग्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे ही हमने बताया वैसे आपको एंट्री मिल जाए। ठीक है, मैं हूं या साइंस सर भी वीडियो बनाते हैं तो दोनों आपको बता देते हैं किस तरह एंट्री करनी है। और वो एंट्री जब भी आएगी, वो टाइम बाउंड नहीं होती कि आज आएगी कल आएगी, जब भी आएगी आपको उसमें एंटर कर जाना है उसी हिसाब से। और आपको एग्जिट भी करना है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है तो। ठीक है, तो बेसिकली हम तो आपको स्टॉप लॉस ही बताते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता रखा है मैंने किस तरह से यूज करना है। ठीक है, टारगेट आप अपने हिसाब से वेट कर सकते हैं अगर आपका लंबा होल्डिंग पीरियड होता है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि मैं 2-4 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूं, ठीक है, और मैंने ये बताया कि ये आप कब डिसाइड करेंगे, अगर हमारा जो क्राइटेरिया होता है एंट्री लेने का वो अगर हमारा मंथली या वीकली टाइम फ्रेम ही क्राइटेरिया है तो हम उसको, मान लीजिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है तो हमारा होल्डिंग पीरियड भी उसी टाइप का होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो वीकली टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम की तरह बिहेव करेगा। आप समझ रहे हो? तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो लंबा होना चाहिए और जो हम सारा ट्रेड लेंगे वो हमारा वीकली के बेसिस पे ही लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम बेस टाइम फ्रेम है और मंथली पे हमारा एक क्राइटेरिया बन रहा है एंट्री का, तब हम वीक्स के लिए होल्ड करके चलेंगे। तो ये जो रॉकेट स्टॉक है हमारा, जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये है पूर्वांकरा का। ठीक है, इसको हमने किस बेसिस पे डिस्कस किया था कि इसमें क्या हुआ था कि मंथली लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था। आपको दिख रहा है कि वीकली में ये बहुत मतलब एक वी शेप रिकवरी लेके ऊपर आया था। इसको यहां से कनेक्ट कर दे तो ये इसका हाई था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो मंथली लेवल पे इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, तो ये मंथली और वीकली लेवल वाला स्टॉक था। ठीक है, हमारा इधर देखते हैं किस तरह से हुआ था ये कि दो बार का हाई था ये, जो कि फेल हो रहा था। और उस टाइम हमने जब दिसंबर में इसको डिस्कस किया था, मैं दोबारा से वीकली चार्ट पे जा रहा हूं, तो इसमें आप मान सकते हो कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, अब जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम बात करते हैं तो सीधा से मतलब है कि हमारा टाइम फ्रेम जो है वो है मंथली का। ठीक है, मंथली के टाइम फ्रेम पे हमारा ब्रेकआउट देखने को मिला था और हमने इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे इसकी एंट्री सजेस्ट की थी। कहां पे सजेस्ट की थी? ये वीकली कैंडल फॉर्म हुई थी, इसके बाद जो नेक्स्ट वीक था वहां से हमने बोला था कि इसको आप एंट्री कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें हमको हमेशा कोई भी हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो मैंने क्या समझाया है कि आइदर अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है तो 50 ईएमए का जो डिमांड जोन है, डायनेमिक डिमांड जोन, उसको आप एज ए स्टॉप लॉस यूज करोगे। और अगर आपको थोड़े टाइम के लिए करना है तो आप 20 ईएमए का कर सकते हो। ठीक है, आपके मतलब कि जो कि होल्डिंग का एपेटाइट है, आप कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हो, उसके हिसाब से आप दोनों ईएमएस को यूज कर सकते हैं। तो हम इस पे, अगर हमने वीकली पे इसमें एंट्री ली थी तो हम पहले ये अप्लाई करके देखेंगे कि इस पे दोनों जो हमारे ईएमएस वाले डायनेमिक डिमांड जोन है वो कहां कहां फॉल कर रहे हैं इस चार्ट पे। तो इसमें अभी मैंने दोनों अप्लाई कर दिया है। हमको जो एक ब्लू कलर का डिमांड जोन दिख रहा है, जो एक जोन दिख रहा है जो कि डायनेमिक जोन है, वो 20 ईएमए का है और जो येलो कलर का है वो 50 ईएमए का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 20 ईएमए पर आके रिट्रेसमेंट लिया है लेकिन उसके नीचे नहीं जा पाया है। ठीक है, क्लोजिंग, मैंने हमेशा बोला है कि क्लोजिंग जब तक ये नीचे वाला ये लो है, आप सबको पता है। ठीक है, हमेशा आप वीडियोस देखते हो, आपको पता है ये 20 ईएमए हाई है ऊपर वाला और ये नीचे वाला लो है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना आपको पता है, एमए रिबन ये सर्च मार लेंगे आप। ठीक है, अब उसको डिटेल में हम नहीं जाते हैं, हम इस पे वापस आते हैं अपने स्टॉक पे। तो ये क्लोज कर ही नहीं पाया है, 20 ईएमए को से नीचे क्लोज नहीं कर पाया। कहां पे? वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमारी एंट्री वीकली टाइम फ्रेम पे होगी तो हमारा सब कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम फॉलो नहीं करेंगे। और हमारी एंट्री वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो बेस चार्ट फॉलो कर रहे हैं वो है मंथली का। अगर मंथली का बेस चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी वीकली पे। अगर बेस चार्ट हम वीकली का फॉलो करेंगे तो हमारी एंट्री होगी डेली पे। ठीक है, इसी तरह से हम करते हैं। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मैंने बोला है कि इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं 20 ईएमए को, कि इसके नीचे अगर आपको कभी भी मतलब कि क्लोजिंग हो जाए जिस भी टाइम फ्रेम को फॉलो करें, डेली वीकली, तो आपको एग्जिट करना होता है। ठीक है, इस केस में ये हुआ नहीं। अगर मान लीजिए कि किसी ने इस वीक के कैंडल के बाद एंट्री ली होती, ये ऊपर जाता फिर नीचे आता, ठीक है, रिट्रेसमेंट
ये तो थंब रूल है मार्केट का, ऐसे कोई सीधे नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहां से एक इसने जब बेस बना लिया अपना अपने डिमांड जोन के पास, फिर ये कितनी तेजी से ऊपर गया है, ठीक है। तो ओवरऑल जिसने भी इतना टाइम तक होल्ड किया होगा, या यहाँ यहाँ ना लेके यहाँ भी कर लेगा, दोनों तो बराबर ही है ऐसे तो, वो एक तरह से रीटेस्ट लेने आया है यहाँ पे, रीटेस्ट वाला पॉइंट है। तो अच्छा खासा उसको अभी तक 77% का मूव कैप्चर हो गया होता। 77% आप समझ रहे हो, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे आप या क्या इंट्राडे करोगे, ठीक है। हम लोग कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्यों करते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि हर चीज आरओआई पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो आपको खुद से कैलकुलेशन करना चाहिए, इवेल्युएशन करना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं अभी उसमें मेरा एंड मतलब कि कितना मैक्सिमम आ रहा है, या रेगुलर भी अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है किसी भी आपको टाइप ऑफ ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग कर रहे हो, तो एक ऑन एन एवरेज सालाना आप देख लो, सालाना मतलब अगर स्विंग कर रहे हो तो आपको ईयरली बेसिस पे आपको इवेलुएट कर सकते हो, या हाफ ईयरली बेसिस पे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 2-3 मंथ का आप देख लो कि कितना आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ईयर में कितना आएगा, एक एवरेज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्विंग में क्या होता है कि किसी किसी आपने मान लो कि पूरे मतलब कि साल भर में अगर 50 स्टॉक ट्रेड किए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो हो सकता है कि 25 आपको इस टाइप का रिटर्न दे दे, 77 टाइप समथिंग 50% तक चले जाए, कुछ आपको 10% दे, ठीक है। तो इसी टाइप का एक होमोजीनियस मिक्सचर जो बोलते हैं ना उसको, जिसमें नॉट होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें अलग अलग टाइप का रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसी से हमारा एक ईयरली मतलब आरओआई हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। तो आपको ये सब भी थोड़ा देखना चाहिए कि किसमें ज्यादा आरओआई जनरेट हो रहा है ईयर के एंड में, ठीक है। सबको ईयर के एंड में देखना चाहिए कि, क्योंकि अल्टीमेट तो हमको ईयर के एंड में ज्यादा आरओआई चाहिए ना, तो वो देखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि स्विंग में आपको एक मंथ कुछ आया ही ना, जैसे जिन्होंने भी मान लीजिए ये स्टॉक में ही अपना पास पैसा पूरा लगा दिया, उनको 2-4 मंथ तो कुछ आया ही नहीं, अचानक से फिर 77% पे प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप का चलता रहता है, प्रोफेशनल्स ऐसे ही ट्रेड करते हैं, आपको इवेल्युएट करते रहना चाहिए। चलिए अब ज्ञान की बातें बहुत होगी, अब हम स्टॉक अपने एनालिसिस पे आते हैं वापस। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा पूर्वांकरा में हमने कैसे एंट्री ली थी, क्यों किस बेसिस पे ली थी, मंथली चार्ट पे ली थी, और मंथली इसलिए हमारा जो एंट्री था वो वीकली चार्ट पे हुआ था, हमें इसमें डेली से मतलब नहीं था, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो जिन्होंने भी एंट्री बनाई थी वो एज इट इज अगर कंटिन्यू करके यहाँ तक गए होते तो उनको 77% अभी तक आ गए होते, ठीक है। अब इसको करते हैं हम खत्म। अब हम देखते हैं कि पिछले वीक्स जो भी स्टॉक डिस्कस हुए थे, पिछले वीक का वीडियो साइंस सर ने बनाया था, तो हम उनके ही बताए हुए सारे स्टॉक्स को देखते हैं कि उनमें किसी में एंट्री जनरेट हुई या नहीं हुई। अगर एंट्री जनरेट हुई तो अभी इस वीक में उन्होंने कितना रिटर्न दिया, ठीक है। चलिए, तो पिछले वीक सर ने सबसे पहला जो स्टॉक डिस्कस किया था वो था इप्का लैबोरेटरीज का, ठीक है। इप्का लैबोरेटरीज में अगर हम देखते हैं तो ये डेली का एक कैंडल क्लोजिंग था यहाँ पे, ये मतलब कि एक ब्रेकआउट हुआ था, हाई को ब्रेकआउट किया था, ठीक है। उसके बाद से अगर किसी ने एंट्री बनाई होगी तो उसको लगभग 5% का अभी तक एक रिटर्न मिला होगा कैप्चर करने को, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि सर ने काफी ज्यादा स्टॉक्स डिस्कस किए थे, 8 स्टॉक्स थे। अगर हम उनको भी एक जल्दी से एक नजर देख लेंगे, फिर हम इस वीक के स्टॉक्स को थोड़े डिटेल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था बजाज फिनसर्व का। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि एक ब्रेकआउट हुआ होगा, ये थोड़ा ऊपर गया था लेकिन फिर वापस आ गया, तो अभी तक ये रेंज में है, एक टाइप का कंसोलिडेशन चल रहा है इसको, ये रेंज में है, ठीक है। इसमें अभी अगर किसी ने एंट्री ली भी होगी तो भी मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसमें मतलब बने रह सकते हो। अगला स्टॉक जो बताया था पॉलिसी बाजार का, ठीक है। तो इसमें भी एज सच कभी मतलब एक तरह से आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये ऊपर जाके थोड़ा सा रिट्रेस बैक कर रहा है ताकि फिर ये और ऊपर जा सके, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो इसमें अगर आपको फिर से नेक्स्ट टाइम कहीं भी नेक्स्ट वीक में एक ग्रीन कैंडल जिस दिन बनती हुई दिखे उस दिन एंट्री बनाई जा सकती है। नेक्स्ट कैंडल था जुबिलेंट फार्मोवा, ठीक है। इसमें आपका जो है रिट्रेसमेंट चल रहा है, ठीक है। सेम चीज इसमें भी करना है आपको, जिस दिन एक ग्रीन कैंडल दिखे, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उस दिन आप एंट्री बना सकते हो। देखिए ये रिट्रेसमेंट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो देखिए इसमें आपको वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब कि ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक जो लेके गए हैं ना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। अगेन आइनॉक्स में भी हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मतलब ये एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जिस दिन आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिले
एंट्री बनाई जा सकती है। हिंद कॉपर में हमको इस पॉइंट से ठीक 11%, मतलब अगर आप देखा जाए 11.94% है, तो वो 12% तक का आपको यहाँ से ब्रेकआउट के बाद से आपको मूव देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा है, अगर किसी ने इंस्टेंट एंट्री ली होगी तो उसको 12% आ गए होंगे। ठीक है, अगर इन्होंने नहीं ली तो आप थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, या रिटेस्ट होगा ना इस लेवल के अराउंड, तो वहां पे एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव कर चुका है थोड़ा ऊपर। ठीक है, 11% मूव कर लिया, तो अभी अब तुरंत एंट्री लेना इज नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट स्टॉक है लास्ट वीक का जो था, ओवरऑल रियलिटी। इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें यहाँ पे ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट था, बट ब्रेकआउट से पहले ये थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आ गया, ठीक अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको टच करने के बाद। ठीक है, तो टच करने के बाद इसमें आया, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये एरिया थोड़ा इसका एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, तो इस एरिया के पास अगर आता है और यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो आप एक एंट्री बना सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैनरा बैंक, जो कि प्रीवियस वीक में सर ने डिस्कस किया था, और लास्ट स्टॉक है आई थिंक प्रीवियस वीक का। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये ब्रेकआउट के पास ही था, अब ये अपने रेजिस्टेंस के पास एक कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है कि आपको जब भी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले स्ट्रॉन्ग, जिसका वॉल्यूम भी उसको सपोर्ट कर रहा हो, ऐसा ना हो कि कैंडल इतनी बड़ी बन जाए और वॉल्यूम इतना छोटा सा बन रहा है, वो जो मूव होता है वो फेक होता है। ठीक है, वो उसमें आपको एकदम ट्रैप नहीं होना है। आपको अगर इतना बड़ा कैंडल बन रहा है तो इतना बड़ा वॉल्यूम का भी बार दिखना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे इतने ही स्टॉक्स थे जो कि पिछले वीक डिस्कस हुए थे। अब इस वीक हमारे पास कौन कौन से स्टॉक है डिस्कस करने के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो इस वीक सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफएल का स्टॉक, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये एक पीएसयू है। ठीक है, और ये स्टॉक को हमने किस क्राइटेरिया पे अपने एनालिसिस में शामिल किया वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम है, जो कि हम इसका बेस टाइम फ्रेम हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, इसलिए एंट्री जो भी बनेगी हमारी डेली पे बनेगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक हायर हाई और हायर लोज बनाते जा रहा है। ठीक है, जब हायर हाई हायर लोज बनाता है तो क्या होता है, मतलब कि ये अप ट्रेंड में है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये जो इसका प्रीवियस हाई था ये, ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर वहां आके ये एक रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, सेम उस पॉइंट पे अगर आके रिटेस्ट हो रहा हो और वहां से हमको एक तगड़ा बाउंस ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, और वो बाउंस ऑफ में वॉल्यूम भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन हर कोई समझता है, एक आइडियल वॉल्यूम एक्शन जो होना चाहिए इसमें है। मैं समझाता हूं कैसे। जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो देखिए कि वॉल्यूम का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है सबको। लेकिन जब नीचे आ रहा है इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के, लेकिन वॉल्यूम में दम नहीं है, और एकदम वॉल्यूम एकदम आइडियली जैसे इसको होना चाहिए वैसे ही घटता जा रहा है। घटते हुए बीच में क्या हुआ कि अचानक यहाँ पे इस पॉइंट पे आया जहां पे इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद इसमें एक बाउंस ऑफ आया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। ठीक है, लोगों ने इसमें एंट्री और बनाई है। ठीक है, उसके बाद हमको इस वीक का जो दिख रहा है, देखिए इस वीक का जो हमको कैंडल दिख रहा है वो क्या है कि ये छोटा सा एक कंसोलिडेशन होता है। हमेशा जब कोई बड़ा कैंडल बनता है ना, एकदम से तुरंत तुरंत उसके बाद बड़े बड़े कैंडल्स नहीं बनने शुरू हो जाते, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, फिर एक दो कैंडल बनेंगे, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है दिमाग में रखिए कंसोलिडेशन होता है। वो ज्यादा से ज्यादा अगर आना होगा तो यहाँ तक आएगा, इसके हाफ तक आ सकता है। एक जनरल फिनोमेना मैं बता रहा हूँ, हर कोई चीज गारंटी के साथ नहीं होती, लेकिन यहाँ तक आएगा, फिर हो सकता है यहाँ से ऊपर चल जाएगा अगर आना हुआ तो। अदरवाइज यहाँ से भी ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाएगा। तो अब हमको इसमें एंट्री कैसे लेनी है वो देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो इसमें एक रिट्रेसमेंट हो रहा था वीकली लेवल पे, वो डेली टाइम फ्रेम में हमको एक डाउन ट्रेंड की तरह दिख रहा था। अब क्या हुआ है कि वो जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन थी, एक और नेगेटिव ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, वो साथ साथ बनते हुए आ रही थी। अब यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे ये आके ट्रेंड लाइन कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट आता है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर जाता है। और मैंने बोला कि जैसे कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है, रिट्रेसमेंट भी इसको हमको छोटा रिट्रेसमेंट जैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए इसमें दम नहीं है। यहाँ भी अगर वॉल्यूम एक्शन आप देखोगे तो ये जो कैंडल जैसे ऊपर जा रही है तो बड़े बड़े वॉल्यूम बन रहे हैं, नीचे आ रही है तो छोटे कैंडल और छोटे वॉल्यूम है, मतलब ये काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे सब कुछ बन के मतलब रेडी है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और रिट्रेस करे, एक दो कैंडल छोटा छोटा बन के आए, लेकिन अभी आपको इसमें अगर कोई इंस्टेंट एंट्री बनाना चाहता है तो बना सकता है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम एंट्री लेते हैं जहां पे हम जो सपोर्ट से नजदीक है, तब हमारा वहां पे ये जो 20 EMA वाला है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं यूज करते। अगर इंस्टेंट के लिए हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस होगा
वो ये सपोर्ट होगा, जो कि आपका 85 के अराउंड तक चलेगा। 85 आप मान के चलो कि ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। और आपका टारगेट यहां तक हो सकता है 128 तक, ठीक है, ये ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। या इस पॉइंट से, मैं तो वहां से बता रहा हूं, इस पॉइंट से ये ऊपर तक जा सकता है 128 तक। यहां से जब थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना, इधर इस तरफ कहीं, तब आप 20 EMA को करने लगोगे। इनिशियली आपको यूज नहीं करना है 20 EMA, क्योंकि क्या होगा, वो काफी नजदीक होगा। एक बार मैं अप्लाई करके भी देख लेता हूँ। खैर वैसे 20 EMA का तो ब्रेकआउट हो चुका होगा, फिर भी मैं मतलब कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ 50 EMA को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी आप देखिए, अभी ये रिट्रेस होके 20 EMA के पास आया ही है, तो ज्यादा से ज्यादा ये आएगा आपका ये नीचे वाले लोग तक, ठीक है। और यहाँ से फिर जब आपको एक मान लीजिए कि एक ग्रीन कैंडल अच्छी वाली देखने को मिले, तभी आपको एंट्री लेना है, ठीक है। ऐसे तुरंत एंट्री से बेटर है कि आप एक ग्रीन कैंडल का वेट कर लो, तब जाके अच्छा मूव आपको कैप्चर करने को मिल सकता है। और इसको हमेशा साथ में लेके ऐसे चलते रहना है। कभी इसके नीचे गलती से आ गया, क्लोजिंग दे दिया, तो हमको सतर्क हो जाना है, एग्जिट कर देना है, ठीक है। अगर आपको आपके 70% ट्रेड्स भी अगर आपके सक्सेसफुल जा रहे हैं ना, तो आप बहुत बेटर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसमें आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और मैंने आपको काफी अच्छा एक टूल बता दिया है कि आप इसको यूज करके कोई भी बिगिनर आराम से एग्जिट कर सकता है। फिर आपको फिर वो वेट नहीं करना, होप ट्रेडिंग नहीं करनी कि अरे ये जाएगा, ये ऊपर जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा बाद ऊपर चला जाए। ऐसे ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा रूल को लेके स्ट्रिक्ट रहना ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी हमारा फर्टिलाइजर का ही है, और उसमें भी हमको सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि हमने अभी एनएफएल में देखा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है GSFC का, ठीक है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर का है, ठीक है। इसमें भी हमको सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। आपको जैसे हमने समझाया था कि हायर हाई ये बनाते जा रहा है, ठीक है, हायर हाईज ये आपको दिख रहा है और हायर लो बना रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड में तो है। ये वीकली टाइम फ्रेम में हमारे सामने चल रहा है। अब क्या हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रीवियस जो इसका एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये ऊपर जाते टाइम गया, उसके बाद फिर इसको रिटेस्ट करने यहाँ तक आया है। और जैसे जैसे ये अपने सपोर्ट के पास पहुंचा है, जो कि ये सपोर्ट में चेंज हो चुका है, ये सपोर्ट है अब, तो जैसे जैसे ये अपने सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, इसका मोमेंटम स्लो होता जा रहा है, और सिमिलरली उसका वॉल्यूम का भी मोमेंटम उसको फॉलो कर रहा है। और जब ये ऊपर जा रहा था, तब आपको क्या देखने को मिल रहा था, जब जब इसमें ऊपर जा रहा था तो हमेशा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था, ठीक है। बीच में जब यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली, उसमें वॉल्यूम भी नहीं आया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेलर्स भी चेक करते हैं कि अपना स्ट्रेंथ, तो उस समय नहीं मिला इनको स्ट्रेंथ देखने के लिए। और फिर हुआ क्या, ये सब तो होना था, ये तो बढ़िया है ही हमारे लिए इंडिकेशन कि ऊपर जाते टाइम वॉल्यूम बढ़ रहा है और नीचे आते टाइम वॉल्यूम घट रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इसने इसको हिट किया अपने सपोर्ट को, एक बाउंस अप देखने को मिला, वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला, और काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, वो भी वॉल्यूम के साथ। फिर क्या हुआ, इतनी बड़ी जब कैंडल बन गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो बनता है। तो सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। अब हमको एंट्री के लिए फिर उसी की तरह सारा प्रोसेस फॉलो कर लेना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इसने हिट किया ना ये सपोर्ट को, तो यहाँ पे अच्छा इसको रिजेक्शन देखने को मिला और अच्छा खासा बाउंस किया ऊपर। बाउंस करने के बाद क्या हुआ, इस वीक प्रीवियस वीक बाउंस किया था, इस वीक थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप ऐसे ऐसे एक रेंज ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और जो जो जब भी इस रेंज का जो हाई है वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करेगा, ग्रीन कैंडल, तभी आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। और बाकी जो स्टॉप लॉस है, जैसे मैंने प्रीवियसली समझाया प्रीवियस वाले स्टॉक में, ठीक वैसे ही वैसे फॉलो कर लेना है सारा कुछ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज का। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक्साइड क्या करता है। एक्साइड बैटरीज बनाता है, ज्यादातर ऑटोमोबाइल की बैटरीज बनाता है ये, ठीक है। इन्वर्टर की बैटरीज भी बनाता है। काफी बैटरीज के मतलब की जो इंडस्ट्री है उसमें काफी बड़ा नाम है एक्साइड का, ठीक है। इसमें हमको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये स्टॉक को हमने एनालिसिस में शामिल किया है। इसमें इसका कारण क्या है, इसमें आप अगर वॉल्यूम देखो और प्राइस देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कारण रहा है इसको अपने एनालिसिस में शामिल करने का, ठीक है। तो सबको पता चल गया ये वीकली टाइम फ्रेम है बाय द वे। तो इसमें भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हायर हाई एंड हायर लोस तो बनी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस पॉइंट पे एंट्री नहीं कर रहे, ठीक है। हम इसको हमको ये कब मिला है एंट्री के लिए, जब इसने प्रीवियस वाला हाई था उसको ब्रेक किया है, ठीक है। एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है इसमें, तब हम कोई एंट्री प्लान कर रहे हैं। और ये ब्रेकआउट ऐसा वैसा ब्रेकआउट नहीं है, इसमें मतलब कि वॉल्यूम स्पाइक जो है काफी अनयूजुअल है, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा पोजीशन इसमें बनाया गया है,
ठीक है, तो बायर्स काफी डोमिनेंट है इस जगह पे आके और अच्छा खासा ब्रेकआउट है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको डेली टाइम फ्रेम पे जाके समझना है कि हमारी एंट्री कैसी बननी है, कैसी होनी चाहिए। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, तो हमको डेली टाइम फ्रेम का हमारे सामने चार्ट खुला है और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है, आई थिंक मंडे को बनी होगी या किसी दिन, मतलब इस वीक के स्टार्टिंग में बनी थी, और उसका वॉल्यूम भी उसको बैकिंग कर रहा था। फिर ये क्या दिखने को मिल रहा है, एक इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न देखने को मिल रहा है। और मैंने बताया है कि आपको अगर इन्वर्टेड हैमर इस टाइप का देखने को मिलता है ना, और उसका जगह आपको लग रहा है कि यहाँ पे उसको नहीं बनना चाहिए था, तो आप इसका 15 मिनट का चार्ट खोल के दे सकते हैं। हो सकता है कि जो उसमें 15 मिनट में क्या दिखेगा आपको कि जाते टाइम तो ऊपर बहुत तेजी से गया, अगर आते टाइम अगर उसमें रिट्रेसमेंट हो रहा है, मतलब छोटा छोटा वॉल्यूम एक्शन और प्राइस एक्शन है, तो वो सेफ है। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बायर्स ने रिजेक्ट कर दिया, और यही हुआ होगा बेसिकली। अब हम 15 मिनट पे जाके देखेंगे नहीं, हमको रिजल्ट इसका सामने दिख रहा है कि इस कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ये फिर से ऊपर चला गया। उसका मतलब हुआ क्या कि हमको अगर देखेंगे तो यहाँ से ऐसे प्राइस ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ऐसे दिखना है इसको। ऐसे गया, ऐसे ऐसे करके नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये थोड़ा आपको हैबिट बनाना पड़ेगा देखने का। जितना चार्ट देखोगे उतना ज्यादा आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, इसमें भी वॉल्यूम अच्छा था, ये वाला डोजी कैंडल था, इसमें वॉल्यूम नहीं आया। ठीक है, तो ओवरऑल ये वीक जो था इसमें काफी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जो ये जो है, ये जो लेवल है, ठीक है, 350 के अराउंड का, जो ये पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या ये सपोर्ट बन गया। तो हम दो तरीके से ले सकते हैं। मैंने बताया कि जब हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमारा थोड़ा एंट्री का क्राइटेरिया बदल जाता है। मतलब हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो अभी पुल बैक वाले स्टॉक्स जो थे, जो पहले दो स्टॉक्स हमने बात की, वो पुल बैक स्टॉक्स थे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम इसी पॉइंट पे ही एंट्री हमारा मिलता है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद। ठीक है, वो भी अच्छा है। अदरवाइज ठीक है, इसमें एक तो हो गया कि हम वेट करें। ठीक है, उस तरह से अगर हमको एंट्री लेनी है तो हम वेट करें कि ये धीरे 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 ऐसे ऐसे करके यहाँ आए, और यहाँ पे फिर इसको एक रिजेक्शन देखने को मिले, यहाँ से बाउंस करके जब ऊपर जा रहा हो तो हम यहाँ पे अपनी मतलब जगह बना लें। ठीक है, तो उस केस में हमको 20 EMA लेके चलना पड़ेगा एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और मैं एक बार लगा देता हूं, तो अभी तो आपका 20 EMA यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा मूव आ गया इसलिए वो पीछे छूट गया है 20 में। तो एक्सपेक्टेड यही है कि देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो आएगा ही। ठीक है, तो अगर किसी को कोई स्नाइपर की तरह ट्रेड करना चाहता है तो उसको थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वेट करके इसको अपने इसमें रखिए, क्या नाम है, वॉच लिस्ट में डाल के रखिए, और इसको वेट कीजिए कि ये भी थोड़ा सा बढ़ के ऊपर आ जाए, और इसके इस जोन में जब ये एंटर करे प्राइस, या तो यहाँ पे एंटर करेगा या तो ऊपर जाके कहीं भी एंटर करे, तो आप उसमें जब आपको बाउंस ऑफ देखने को मिले, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जब रिट्रेसमेंट के बाद देखने को मिले ऐसे, तभी आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल के रख लीजिए। दूसरा तरीका ये भी है कि आप तुरंत एंट्री बना लो। हो सकता है कि रिट्रेसमेंट अभी ना हो और ये और ऊपर चला जाए, उस केस में आपको फिर स्टॉप लॉस जो है आपका, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि अगर आगे जाके कभी रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो आपको फिर इसके नीचे क्लोज होने पर एग्जिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसमें बने रह सकते हो, आप कहीं भी एंट्री ले रहे हो, लेकिन प्राइस इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर इसके आप कहीं भी एंट्री ले लो, प्राइस इसके अगर इसके लो के नीचे आए, ये क्या होता है, लो वाली लाइन है, लो के नीचे क्लोज हो गया, क्लोज, तो आप एग्जिट कर जाओगे, सिंपल। ठीक है, अगर नहीं है तो आप बने रहो। वो एक बार रिट्रेसमेंट करेगा फिर ऊपर जाएगा, वो उसका क्रेडिट मतलब कि प्रोसेस वही है ऊपर जाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा IRCTC का। ठीक है, सबको पता है IRCTC मोनोपोली स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर अभी तो नहीं है, मतलब रेलवे में तो इकलौता यही करता है और यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी लोगों को। अगर कोई और भी टिकट बुकिंग कर रहा है तो इसी के थ्रू आगे करना पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह से देखा जाए तो कॉम्पिटिटर तो कोई नहीं है। अब इसमें हमको अगर हम प्राइस की बात करें तो हमको प्राइस का पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है कि इसमें अपस्विंग जो बना है इसमें काफी अच्छा मोमेंटम था, वॉल्यूम का भी मोमेंटम था, और जब इसमें एक डाउन स्विंग बन रहा है, एक रिट्रेसमेंट बन रहा है, उसमें वॉल्यूम बहुत छोटा छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा प्राइस पैटर्न माना जाता है। ठीक है, अब इसमें हम चाहते तो हम इधर कहीं एंट्री हमको मिलता तो हम ले लेते, जैसे कि हमने पहले के दो स्टॉक्स में देखा था। ठीक है, यहाँ एंट्री नहीं मिली, मिस भी हो गई, कोई बात नहीं। अब हमको यहाँ ये जो इसका प्रीवियस आई था वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंट्री बन सकती है, और अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, क्योंकि एक साइड वाला क्या था, बहुत ऊपर चला गया था।
तो उसमें हम वेट कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट हो, लेकिन इसमें क्या है कि तुरंत अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें हम इंस्टेंट एंट्री भी बनाई जा सकती है। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम खोल के कि कैसे एंट्री बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो लास्ट डे क्लोजिंग हुई है मार्केट की, जिसमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो अच्छा खासा हमको सही ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आया थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चला गया। अब हमको ब्रेकआउट है कि सिंपल हम एंट्री बना सकते हैं, और हमको वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के को मतलब के लिए 20 EMA को लेके चलना पड़ेगा। सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दावपेंच नहीं है। लास्ट स्टॉक है हमारा माइंडटेक का। ठीक है, माइंडटेक क्या है, हमारा एक आईटी कंपनी है। ठीक है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें हमको उसी टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले तो हायर लोज हमको दिख रहे हैं, फिर हायर हाई बनता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक यहाँ बहुत पुराना मतलब इसका ये था, उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर दोबारा से इसमें एक रिटेस्ट आया। ठीक है, उसी लेवल का ये इसका सपोर्ट था, वहां से फिर से ये मतलब कि बाउंस बैक करके ये इसने अभी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो कि काफी टफ लग रहा था देखने में, ये क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना टाइम लगा है। यहाँ से इसको बार बार रिजेक्शन मिल जा रहा था, ये उसके ऊपर जा नहीं पा रहा था, और फिर वहां से नीचे भी आया, अब दोबारा चला गया है, और जब गया है तो काफी धमाके के साथ ऊपर गया है, क्योंकि आपका इसको वॉल्यूम ही बता रहा है। ठीक है, तो काफी बढ़िया मोमेंटम है इसमें। ठीक है, अब हमको एंट्री के लिए देखना है कि कैसे एंट्री ली जाएगी। तो इसमें इवन आप देखोगे कि जो इसका हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद से एक रिटेस्ट भी हुआ, एक दिन पूरा रिटेस्ट भी होगा, फिर दोबारा से रिटेस्ट के बाद से ये ऊपर राइज हुआ है। तो इसमें भी इंस्टेंट एंट्री प्लान की जा सकती है। ठीक है, और कोई भी एंट्री लेना है आपको 20 EMA वाला जो आपको बताया हुआ है डिमांड जोन, उसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। अगर उसके लो के नीचे क्लोजिंग हो गई तो आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है, अगर आप 70% भी ट्रेड्स होल्ड कर लेते हो, ठीक है, अगर आपको एग्जिट नहीं करना पड़ता, मतलब आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, तो आप बहुत बेटर कर पाओगे। तो इस तरह से हमको सारे स्टॉक्स को ट्रेड करना है। आई होप कि जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इन केस आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, होपफुली जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और इसी तरह की वीडियोस अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा तो ये काफी मंथ से चल रहा है। ठीक है, हम हर वीक लेके आते हैं, और हमारे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी काफी बेटर है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, तो डायरेक्ट बाई और सेल रिकमेंडेड नहीं है। इसमें आपको हर चीज हम प्रोसेस पूरा समझाते हैं, किस मतलब कि किस तरह से आपको एंट्री बनानी है, वो प्योरली आप पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप दिक्कत में नहीं आएंगे। अगर किसी ने आंख मूंद के एंट्री बना ली कहीं भी तो दिक्कत में आ सकता है। ठीक है, तो ट्रेड केयरफुली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।